दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों कंप्यूटर क्लास सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल का थ्योरी पार्ट देखा था और इस वीडियो में हम लोग सेम चैप्टर का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, जो कि सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जो है आप ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि हमने थ्योरी पार्ट जो वीडियो दिया था आपको, उसमें कुछ चीज़ें एक दो चीज़ें मिस भी हो गया है, तो उन सभी को हमने इस जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिया है और एमसीक्यू के थ्रू उन सभी जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक्सेल 2019 में वर्कबुक के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। वहीं फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहा है, जो कि कोई भी फाइल का लास्ट में जो जुड़ता है चीज़ें डॉट के साथ में, उसे बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। जो कि पीडीएफ का डॉट पीडीएफ होता है, वैसे ही अलग अलग फाइल का जो है फाइल एक्सटेंशन होता है। इमेजेस के लिए डॉट जेपीजी या फिर डॉट जेपीईजी होता है, और भी तरह के इमेजेस आते हैं, पीएनजी इमेजेस आते हैं, इन्हीं को बोला जाता है फाइल एक्सटेंशन। तो पूछ रहा है कि एक्सेल 2019 में जो है वर्कबुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉट एक्सएलएस एक्स होगा। और ये जो डॉट एक्सएलएस है ये भी पहले आता था 2007 से पहले। जो भी एमएस एक्सेल का वर्जन था उसमें ये एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट रहता था, लेकिन 2007 के बाद में और जो भी लेटेस्ट एडिशन है, यहाँ तक कि 2019 और 21 में भी सभी में ये आता है डॉट एक्सएलएस एक्स। ये डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है एमएस एक्सेल 2019 का। बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि एक्सेल में किसी मानों की श्रृंखला का औसत निकालने के लिए, मतलब एवरेज फाइंड करने के लिए, ओके, कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एवरेज निकालने के लिए पूछ रहा है कौन सा फंक्शन। ये एवरेज फंक्शन जो है या फिर एवरेज फार्मूला जो है हम लोग यूज करते हैं। थ्योरी वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो फार्मूले होते हैं एमएस एक्सेल का और जो फंक्शन होता है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये सभी चीज़ें हमने उसमें बताया है। तो एक बार वीडियो चेकआउट करने के बाद ही ये एमसीक्यू आप सेट लगाएंगे तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम पंक्तियों की संख्या क्या है। यहाँ पे रो की संख्या पूछ रहा है, रो की, ओके, अधिकतम रोज की संख्या पूछ रहा है। और एक होता है रो और एक होता है कॉलम, COLUMN, कॉलम होता है एक, ओके। तो रोज की संख्या पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या, तो वो टोटल जो है 10,48,576 पंक्ति होता है, रो होता है एमएस एक्सेल में। यहाँ पे 2007 के बाद में जो भी एमएस एक्सेल का वर्जन है उसमें इतना होता है, और उससे पहले जो है अलग संख्या था। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं 2007 और उसके बाद वाला जो भी वर्जन है एक्सेल का, उसमें रो की संख्या है 10,48,576। कभी कभी कॉलम भी पूछ लेता है, 16,384 यहाँ पे कॉलम होते हैं। और ये उस पहले का डाटा है, इसको आपको याद नहीं करना है। ये एक बार आप देख सकते हैं, ये 10,48,576 रो है और कॉलम होता है 16,384। ये जस्ट हमने आपको कंपेरिजन के लिए बता दिया, ये पहले का डाटा है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक्सेल में कौन सी विशेषता आपको डेटा को ग्राफिकल प्रारूप में दृश्य रूप से दर्शाने की अनुमति देती है। दृश्य का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट बोल रहा है। कुछ जो चीज़ें हैं जो इंग्लिश से हिंदी में आती है तो वो उसका जो मेन अर्थ है वो बदल जाता है, इसलिए ये बताना पड़ता है। तो ये रिप्रेजेंट करने मतलब ग्राफिकल डाटा के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सा अनुमति देते हैं, इसमें कौन सी विशेषता, तो ये आप चार्ट का यूज करते हैं, और कितने टाइप का चार्ट है वो सभी चीज़ें हमने थ्योरी वाली वीडियो में बताया है, ओके। तो चार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में वर्कबुक को सहेजने के लिए, यहाँ पे विशुद्ध हिंदी वर्ड है सहेजने, इसका मतलब होता है सेव करने के लिए। सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो ये आपको पता होगा Ctrl+S। जो C है Ctrl+C वो कॉपी का शॉर्टकट की है, और V जो है
पेस्ट का शॉर्टकट की है और एक्स जो है वो कट का शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि मतलब डेट ओके और समय को दिखाता है या फिर लौटाता है। यहाँ पे रिटर्न्स बताया कि कौन से आप फंक्शन का यूज करके डेट और टाइम को देख सकते हैं वहाँ पे एक्सेल में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। डेट एंड टाइम दोनों देखने के लिए यहाँ पे नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए नाउ फंक्शन हमने बता दिया आपको कि डेट और टाइम दिखाने के लिए यूज किया जाता है इसको नाउ फंक्शन का। टुडे फंक्शन यहाँ पे केवल वर्तमान डेट अगर आपको देखना है तो टुडे फंक्शन यूज किया जाता है। और डेट फंक्शन का एक जो यूज है वो विशिष्ट दिनांक देखने के लिए मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट का मतलब है स्पेसिफिक, किसी खास दिन को देखने के लिए यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज किया जाता है। और टाइम फंक्शन का जो है स्पेसिफिक टाइम देखने के लिए यूज किया जाता है, मतलब किसी खास टाइम को देखने के लिए यहाँ पे टाइम फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेल में रो और स्तंभ मतलब कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है। देखिए जैसे कि ये हो गया रो, ठीक है, और ये जो होते हैं कॉलम होते हैं। ओके सॉरी ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ये कॉलम। तो इंटरसेक्शन के बाद में जो आकृति यहाँ पे बन रहा है ये जैसे कि ये बना या फिर ये बना तो ये क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं सेल। ओके यही कहलाता है सेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सेल। मतलब रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उससे जो आकृति बनती है वो क्या कहलाता है, ऐसा सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फंक्शंस का यूज करके किसी श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या खोजने के लिए किया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसे फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सेल में कॉन्काटिनेट फंक्शन का यूज क्या है, क्या उद्देश्य है इसका कॉन्काटिनेट फंक्शन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जो मल्टीपल सेल्स जैसे कि यहाँ से ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। ओके यहाँ पर आपका मान लीजिए कि अलग अलग जो पर्सन्स हैं, जो अलग अलग पर्सन है उनका फर्स्ट नेम मेंशन है इसमें, फर्स्ट नेम। ओके और इसमें जो है उसका टाइटल मेंशन है, टाइटल मेंशन है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर इन दोनों इसमें जो टेक्स्ट मेंशन है इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, उन दोनों को मर्ज करना है। अगर मर्ज करना होगा इसको इसमें मर्ज करना होगा तो कौन सा फंक्शन आप यूज कीजिएगा, तो वही है कॉन्काटिनेट फंक्शन। इसको यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सेल में कॉन्काटिनेट फंक्शंस जो है जुड़ाव कार्य के लिए यूज किया जाता है। अब इसको कॉन्कैट फंक्शन भी बोलते हैं शॉर्ट रूप में, ठीक है, नाम से जाना जाता है। आपको कई टेक्स्ट स्ट्रिंग या सेल वैल्यूज को मिलाकर एक सिंगल स्ट्रिंग बनाने में ये मदद करता है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे कि वही हमने बताया कि एक से ज़्यादा सेल को आप टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि नाम इसमें लिखा है, टाइटल इसमें लिखा है, तो सभी व्यक्तियों का नाम इसमें है, सभी व्यक्तियों का टाइटल इसमें है, तो दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ये जस्ट हमने एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन, एक सेकेंड, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि ये जो पूरा ये सीट है वो दिखे। ओके यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि एक्सेल में कोशिकाओं को मर्ज करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कोशिकाओं का मतलब है सेल्स का यूज किया जाता है। सेल्स का मतलब है एक्सेल में सेल्स को मर्ज करने के लिए कौन सा कमांड यूज कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, मर्ज सेल का आप यूज कीजिएगा। यहाँ पे सेल का मर्ज करने का मतलब है कि यहीं जैसे कि यहाँ पे देख लिया, जैसे कि यहाँ पे एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया, तो इन दोनों सेल को मर्ज करने के लिए ये बीच का लाइन उड़ाना पड़ेगा। तो इसी को उड़ाने के लिए या फिर इन दोनों को मर्ज करने के लिए मर्ज सेल्स का यूज ऑप्शन का यूज किया जाता है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का क्या कार्य है, या फिर वी लुकअप फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लुकअप अ वैल्यू इन अ वर्टिकल कॉलम। यहाँ पे समझिए, डेटा को जल्दी और आसानी से खोजने में मदद करता है क्यों, वी लुकअप फंक्शन। आप बड़े डेटा सेट से जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और काम है इसका, डाटा एनालिसिस का काम है। वी लुकअप फंक्शन का यूज करके डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं, समूहित कर सकते हैं, सारांशित कर सकते हैं, मतलब समरी बना सकते हैं, उसका समरी बना सकते हैं, और उस डाटा का यूज जो है कंपैरिजन करने में यानी तुलना करने में कर सकते हैं। ओके, तो ये यूज है वी लुकअप फंक्शन का। मेन जो यूज यही है, यहाँ पे आसानी से किसी विशिष्ट इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है लुकअप अ वैल्यू इन ए वर्टिकल कॉलम, जैसे कि ये कॉलम हो गया, तो इस कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन है इसको अगर आपको सर्च करना है तो आप यूज कीजिएगा वी लुकअप फंक्शंस। बहुत बड़े बड़े जो डाटा सेट्स होते हैं अलग अलग एक्सेल सीट का, उसमें ये यूज किया जाता है वी लुकअप फंक्शन का, वर्टिकल कॉलम में किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए, उसे बोलता है लुकअप। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, कौन सी विशेषता आपको किसी सेल के मान के आधार पर पूर्व निर्धारित स्वरूपण लागू करने की अनुमति देता है। मतलब कौन बोल रहा है कि कौन सा जो है विशेषता आपको किसी सेल के जो है पहले से जो पूर्व निर्धारित, मतलब प्री डिफाइंड जो फॉर्मेटिंग उसको लागू करने की अनुमति देता है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा। इसका अगर आप इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन का वर्जन है वो पढ़िएगा, देखिए प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग, तो ये आपको क्वेश्चन से ही आप आंसर जो है ये कंपेयर करके निकाल सकते हैं। इसका जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज किया गया है यहाँ से देख सकते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से भी आप आंसर जो है लगा सकते थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है देख लीजिए, एक्सेल में एक ऐसा टूल है जो आपको यह सेट करने की अनुमति देता है, मतलब परमिशन देता है कि आप किन सेल को किस तरह से फॉर्मेट किया जाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेल में क्या डाटा है। इससे आपकी स्प्रेडशीट को देखना और समझना आसान हो जाता है, मतलब अच्छे से फॉर्मेटिंग करना, डिजाइन और क्या आपका लूप होने वाला है उस सेल का, उन सभी को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर टेक्स्ट भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल या फॉन्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यही होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 कि कॉलम की चौड़ाई को स्वचालित रूप से उसके कंटेंट के अनुसार कैसे समायोजित कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डबल क्लिक द कॉलम हेडर बाउंड्री। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जैसे कि ये हो गया आपका कॉलम, ओके, ये सेल हो गया, ओके। यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पे संदीप, ओके, तो ये क्या हुआ कि ये सेल, इस सेल में हम लिखना चाहते हैं ओनली इस सेल में, और ये मैटर चला गया दूसरे सेल में। तो हम क्या चाहेंगे कि इस ऐसा इजी कोई तरीका हो जिससे एक ही बार में इस सेल समायोजित हो जाए और ये सेल यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है ये कॉलम की चौड़ाई को ऑटोमेटिक कंटेंट के अनुसार समायोजित करने के लिए, मतलब एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हेडर पे प्लस जैसा कोई आइकन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा लाइन, और जितना टेक्स्ट रहेगा उतना छोड़ने के बाद ही ये जो कॉलम है वो आ जाएगा। तो यही बोल रहा है, उस कॉलम के दाएं किनारे पर स्थित हेडर सेल पर डबल क्लिक करने पर यह कॉलम को उसी सामग्री के सबसे चौड़े हिस्से के अनुरूप ये आकार दे देता है। मतलब सबसे जो चौड़ा हिस्सा जो लिखा रहेगा उसी के बाद में ये लाइन शुरू होता है। ये जो विकल्प है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सेल में फिल हैंडल का क्या कार्य है। फिल हैंडल का जो कार्य है वो डाटा को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। टू कॉपी एंड फिल डाटा इनटू एडजेसेंट सेल, मतलब आसपास का जो भी सेल रहेगा, आसपास का जो सेल है उसके डाटा को आसानी से इजीली कॉपी करने के लिए फिल हैंडल का यूज किया जाता है। इसे माउस हैंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इसको डिटेल में हमने बताया है।
देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसमें आपने कुछ लिखा है, ओके, इसमें जो लिखा है इसको आसानी से इजीली कॉपी करने के लिए सभी सेल में फिल हैंडल का यूज किया जाता है। इसमें भी कॉपी हो जाए, इसमें सभी में कॉपी करने के लिए यहाँ पे फिल हैंडल का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए फिल हैंडल जिसे माउस हैंडल भी कहा जाता है, एक्सेल में एक यूजफुल टूल है जो आपको डाटा को इजीली और क्विकली मतलब जल्दी से कॉपी पेस्ट और उसे फिल करने में भरने मतलब फिल करने में मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फंक्शन का यूज संख्याओं को सम्मिलित करने वाली सेल की गिनती के लिए किया जाता है, मतलब काउंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है गिनती या फिर काउंट, उसी से आप आंसर टिक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं काउंट और काउंट ए फंक्शन में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? देखिए काउंट जो होता है सिर्फ नंबरों को गिनती करता है, मतलब डिजिट का गिनती करता है। यहाँ पे न्यूमेरिक को या फिर न्यूमेरिक बोल सकते हैं इसको, न्यूमेरिक को गिनती करता है, जैसे कि 10, 20, 20.5 या फिर डेट्स, इनको ये काउंट करता है। और जो काउंट ए फंक्शन है वो खाली सेल को छोड़कर, जो एम्प्टी सेल होते हैं जिसमें आपने कुछ भी मैटर नहीं लिखा है, उसको छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को काउंट करता है, गिनती करता है, जैसे कि नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया या डेट्स हो गए। ओके, तो ये काउंट और काउंट ए फंक्शन में बेसिक डिफरेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सेल में एक नया कार्यपत्रक विशुद्ध हिंदी हो गया, इसको बोलिएगा क्या आप? वर्कशीट। ओके, वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो हमने उसमें बताया था आपको कि जो मेन इंटरफेस होता है एक्सेल का, उसके नीचे में देखिएगा यहाँ पे, तो आप सीट जो है नया अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, और शिफ्ट चेंज भी कर सकते हैं। सीट 1 सीट 2 करके यहाँ पे आता है नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, एक्सेल का जो मेन इंटरफेस है उसके नीचे। तो उसको बोल रहा है कि एक नया वर्कशीट ओपन करने के लिए कौन सा की का आप यूज कीजिएगा? जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिफ्ट प्लस F11। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक्सेल में वह विशेषता क्या है जो आपको बड़ी डाटा सेट से डाटा का सारांश बनाने की अनुमति देता है? सारांश मतलब समरी बनाने की अनुमति देता है। बहुत बड़ा अगर डाटा है, बहुत पेजेस में एक्सेल का डाटा है, उसका समराइज करने के लिए 1-2 पेजेस में, मतलब 100 पेज में है तो उसको 2-3 पेज में समरी करने के लिए, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि समराइज करने के लिए पॉइंट वाइज कौन सा जो है इसमें यूज किया जाता है। जो ऑप्शंस हैं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पिवट टेबल जो ऑप्शन है वो यूज किया जाता है किसी बड़े डाटा को समरी के रूप में बदलने के लिए। पिवट टेबल ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए पिवट टेबल ऐसा टूल है, पावरफुल टूल है जो आपको बड़ी मात्रा में डाटा को सारांशित मतलब समराइज करने, विश्लेषण मतलब एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। यह आपको डाटा को समूहीकृत मतलब ग्रुपिंग करने, कैलकुलेशन करने और रुझानों मतलब ट्रेंड्स, ओके, ट्रेंड्स की पहचान करने की परमिशन देता है, जिससे जो कॉम्प्लेक्स डाटा सेट है उससे सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आसान हो जाता है। जो बड़े बड़े डाटा सेट हैं उससे समरी बनाकर जो उसका सार्थक जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो निकालना आसान हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस फंक्शन का उपयोग किसी सीरीज में सबसे छोटे मान को खोजने के लिए किया जाता है? तो किसी सीरीज में सबसे छोटे मान को खोजने के लिए यहाँ पे मीन फंक्शन का यूज किया जाता है। मीन का यहाँ पे जो मतलब है जिस कॉन्टेक्स्ट में, इसका मीन का स्टैंड्स फॉर क्या होगा? मिनिमम। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल फंक्शन भी दिया गया है, लेकिन इसका दूसरा काम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीन फंक्शन का यूज किया जाता है किसी सीरीज से छोटे मान को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक्सेल में इफ फंक्शन का उद्देश्य क्या है? तो इफ मतलब आपको जैसा कि पता है कि ये मतलब कंडीशन में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है अन्यथा।
तो वही है कि कंडीशनल, ये इफ़ जब भी आएगा किसी भी चीज़ में तो वो कंडीशनल चीज़ें बात करेगा। इसका देखिए क्या मतलब है, ये इफ फंक्शन का उपयोग टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो ये क्या करेगा, आपके तर्क के अनुसार में वो जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ वो कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा, आपके कंडीशन के अनुसार, जो भी कंडीशन आपने लगाया होगा उसके अनुसार आपको वैल्यू खोज कर देगा ये। तो यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हमने जो थ्योरी वाला वीडियो है उसमें पास और फेल के एग्जाम्पल से आपको समझाया है क्या होता है इफ फंक्शन का यूज। जैसे कि हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट हैं, आप जैसे कि आप टीचर हैं और आपके अंडर में कुछ कैंडिडेट्स हैं और उनका आप कॉपी जो है टेस्ट का कॉपी जो है आप चेक कर रहे हैं और उन 20 मार्क्स का पेपर आपने कराया है उनको, ओके, टेस्ट लिया है। आपको लग रहा है कि जो 10 से ज़्यादा लाने वाले मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट हैं उनको आपको पास कराना है और बाकी मतलब बाकी जो सभी हैं उनको फेल करना है। तो इसके लिए आप जो है इफ फंक्शन का यूज कीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में बताया है, वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे किस आदेश का उपयोग कार्यपत्रक को मतलब वर्कशीट को संपादित होने से बचाने के लिए किया जाता है, मतलब वर्कशीट को एडिट होने से बचाने के लिए किया जाता है। ऐसा है कि एक फंक्शन हमने MS वर्ड में भी पढ़ाया था कि आपके डॉक्यूमेंट को एडिट होने से बचाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, तो उसमें एक दूसरा जो है आंसर था। उसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्योर सीट। सिक्योर सीट का यूज किया जाता है, मतलब सीट को आपको सिक्योरिटी मिल जाता है इस फंक्शन का यूज करके या फिर इस ऑप्शन का यूज करके। आपका डॉक्यूमेंट को कोई जल्दी एडिट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सेल में फ्रीज पेन सुविधा क्या करती है। तो फ्रीज पेन सुविधा आपको क्या प्रोवाइड कराती है, तो ये जो है लॉक स्पेसिफिक रो एंड कॉलम इन अ प्लेस। जैसे कि जो भी रो एंड कॉलम है, यहाँ पे ये रो हो गए और ये कॉलम हो गए, तो इन सभी रो और कॉलम को अगर यहाँ से अब लग रहा है कि ये जो कॉलम है या फिर ये जो रो है, तो इनको फिक्स करना है इसी जगह पे, कोई मतलब एरो से या फिर ऊपर न ले जाएं आप ना नीचे ले जाएं, इसको ना लेफ्ट करें ना राइट करें, तो इन सभी को अगर फिक्स करना है तो यूज किया जाता है फ्रीज पेन्स ऑप्शन का यूज, फ्रीज पेन्स। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रो और कॉलम को अपने जगह पे फिक्स करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा एक्सेल फंक्शन किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या को लौटाएगा या फिर वर्णों की संख्या काउंट करेगा। कितना लेटर है किस सेल में, उसको काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन जो है यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेन फंक्शन। यहाँ पे लेन का स्टैंड्स फॉर होगा लेंथ, LENGTH, लेंथ, ओके, लेंथ फंक्शन होगा। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पूरा रूप इसका दिया हुआ है, लेकिन जो फंक्शन का नाम है वो लेन ही फंक्शन है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका लेन होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि बी होगा, ओके। भले ही इसका मतलब ये लेंथ ही होता है, लेकिन करेक्ट आंसर ए होगा, फंक्शन का नाम है लेन। प्री डिफाइंड होता है फंक्शन ऑलरेडी, पहले जैसे कि सम ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कीजिएगा आप, तो सम फंक्शन यूज किया जाता है, ओके, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से नाम इसका रखा हुआ है अलग अलग फंक्शन का, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लेन फंक्शन, लंबाई LEN मतलब लेंथ होगा और लंबाई फंक्शन बोलते हैं इसको। आपको किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब पाठ्य श्रृंखला में वर्णों की संख्या की गणना करने में मदद करता है। दूसरे शब्द में यह आपको बताता है कि टेक्स्ट में कितने अक्षर, कितने संख्याएं और रिक्त स्थान और विराम चिन्ह हैं, सभी को काउंट करके ये बता देगा लेन फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी इफ आएगा, इफ का मतलब होता है अन्यथा, ओके, तो ये हमेशा कंडीशन के साथ में यूज होता है। कंडीशन का जहाँ पर भी ये कॉन्टेक्स्ट होगा या फिर जहाँ पर भी कंडीशन जैसा कुछ आपको यूज करना होगा वहाँ पे इफ आएगा। तो सम इफ फंक्शन का क्या यूज है यहाँ पे, टू, ऑप्शन नंबर ए होगा, टू सम नंबर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये नंबर को ऐड करेगा, सम मतलब क्या होता है सम फंक्शन का यूज, ऐड करना। तो नंबर को तो ऐड करेगा, लेकिन आपके कंडीशन के अनुसार जो आपने कंडीशन उसको दिया होगा कितने
कहाँ से कहाँ तक को ऐड करना है या फिर किन किन संख्याओं को ऐड करना है, किन को छोड़ना है, तो वो कंडीशंस में यूज होता है। जहाँ पर भी इफ़ आएगा वो कंडीशनल चीज़ें के रूप में रिप्रेजेंट करता है इफ़। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सेल में डुप्लीकेट खोजने और हटाने के लिए आप किस उपकरण का या फिर किस जो टूल है उसका यूज करते हैं, कौन से टूल का यूज कीजिएगा डुप्लीकेट खोजने और हटाने के लिए। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन होता है उसका यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा फंक्शन स्थिर भुगतान और स्थिर ब्याज दर पर आधारित ऋण के लिए, ऋण मतलब लोन यहाँ पे है, भुगतान की गणना करता है। मतलब किसी लोन के लिए जिसमें कि ब्याज जो है कांस्टेंट हो, ब्याज स्थिर हो और यहाँ पे जो भुगतान है वो भी स्थिर हो, उसको गणना करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा पीएमटी फंक्शन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से है, पीएमटी का जो स्टैंड्स फॉर होता है यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है उसका मतलब पेमेंट ही होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पीएमटी। इसका नाम रखा गया, फंक्शन का नाम पीएमटी फंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, तो ये ऐसा आप याद कर सकते हैं कि लोन के कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये, जिसमें कि ब्याज स्थिर होता है और जो भुगतान की राशि है वो स्थिर होता है, तो उससे रिलेटेड है पीएमटी फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या को विभाजक से विभाजित करने के बाद शेषफल लौटाता है। तो आपको अगर रिमाइंडर खोजना है, शेषफल खोजना है, तो कौन सा फंक्शन आप यूज कीजिएगा। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोड फंक्शन का आप यूज कीजिएगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक में राउंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकटतम पूर्णांक मतलब राउंड ऑफ करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए 25.23 लिखा है तो इसे क्या करेगा, ये 25 में ये राउंड ऑफ कर देगा। या फिर 25.8 लिखा है, 89 लिखा है तो इसे क्या कर देगा 26 कर देगा, निकटतम पूर्णांक में ये जो है राउंड ऑफ कर देता है। तो इस कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, तो ये नाम से ही ये यहाँ पे स्पेसिफाइड है। यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं आंसर को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राउंड फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में सत्र शुरू करने के लिए, मतलब कि स्टार्ट अप फॉर्मूला, सॉरी सूत्र लिखा है, इसका करेक्ट यहाँ पे होगा फॉर्मूला। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है, तो हमने उसमें बताया थ्योरी वाले वीडियो में, जब भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो इक्वल टू साइन से होता है। ये साइन से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, बराबर की साइन से या फिर इक्वल टू के साइन से। क्वेश्चन नंबर 29 है और इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। कौन सा एक्सेल फंक्शन वर्तमान तिथि मतलब डेट का सीरियल नंबर लौटाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा जो एक्सेल फंक्शन है वर्तमान डेट का सीरियल नंबर लौटाने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन लिया था इससे पहले, उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे ओनली वर्तमान तिथि के बारे में ये बोल रहा है। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब आज का डेट, अगर आपको वर्तमान प्रेजेंट टाइम का डेट अगर आपको दिखाना है एक्सेल शीट में, तो उसके लिए टुडे फंक्शन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और बाकी नाउ, टाइम और डेट फंक्शन के बारे में हमने बताया पिछले स्लाइड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टुडे होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एक्सेल में किसी सेल में टिप्पणी सम्मिलित करने के लिए आप कौन सा आदेश उपयोग करेंगे। यहाँ पे टिप्पणी से मतलब है कमेंट। ओके, कमेंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हम आप पे छोड़ते हैं और आप जो है होमवर्क के रूप में हम आपको देते हैं, और जैसे भी हो आप इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और एक नेक्स्ट डे में हम आपको जो है इसका आंसर पिन कमेंट में कमेंट जो है कर देंगे। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का, इस सेट के लास्ट क्वेश्चन का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकता था
MS एक्सेल में वो सभी हमने सेलेक्ट करने की कोशिश किया है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता है हमको कि आपको MS एक्सेल से बन रहा है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो जब कंप्यूटर क्लास कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करा देंगे जो सभी थ्योरी वाला पार्ट है और इधर जो चैप्टर वाइज MCQ है उस सभी को अगर कंप्लीट करा देंगे तो इसके बाद में एक और सीरीज लाएंगे जिसमें कि टॉप 500 या फिर टॉप 1000 कंप्यूटर का क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करवा देंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। लेकिन बहुत जल्द ही हम कंप्यूटर को ये कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।